दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं अव्यय की क्लास, जहां दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज है और इस रिवीजन श्रृंखला में हम रिवाइज करने वाले हैं अपने सवालों को जो कि आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। जी हां दोस्तों, याद रखेगा अव्यय में कुल 4 चीजें आपको पढ़नी है। वैसे आज मेरी क्लास में 5 चीजों को शामिल किया हूं। अव्यय के जो मुख्य 4 वेद हैं, एक क्रिया विशेषण, अव्यय के भी सवाल बताऊंगा, क्रिया विशेषण के सवाल बताऊंगा, संबंध बोधक अव्यय जो होता है उसका सवाल बताऊंगा, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है उसके भी सवाल बताऊंगा, और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है उससे भी सवाल बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों एक और ऑफर आप सभी के लिए कि यहां पर मैं आपको निपात के बारे में भी पढ़ाने वाला हूं। निपात से संबंधित कैसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सवालों पर भी दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपको आते हैं, किसका जवाब आप कितना अच्छा दे पाते हैं, आगे क्लास में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर अभी फाउंडेशन बैच हम लोगों ने लॉन्च किया। फाउंडेशन बैच क्या है, देखिए अभी क्या होता है कि जो बच्चे पहली बार तैयारी करने आते हैं उन्हें अलग अलग विषय बार बार पढ़ना पड़ता है। कभी यूपीएसआई के लिए, कभी यूपी पुलिस के लिए, कभी यूपी टेट के लिए, कभी सुपर टेट के लिए, कभी वनडे एग्जाम के लिए, कभी सिविल परीक्षाओं के लिए, मतलब एक ही विषय को बार बार पढ़ना। ये क्या सही है? क्या ये सही चीजें नहीं दोस्तों। आप विषय को एक बार पढ़िए फिर आप अलग अलग परीक्षा दीजिए। ये कौन सी बात होती है कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए हर बार एक ही विषय को पढ़ना, तो वो काम आपको खत्म करना चाहिए। और इसी के लिए दोस्तों मैं लाया हूं फाउंडेशन बैच। ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां बेसिक टू एडवांस की बात हम करते हैं, यानी बेसिक तो आपका क्लियर ही होगा, साथ में एडवांस भी क्लियर होगा। जिसको भरोसा ना हो दोस्तों एक बार हिंदी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके देख लिया। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है अब वो अपनी स्थिति बताएं कि आपकी स्थिति में सुधार हुआ है कि नहीं। आपके लिए तो ये ट्रेलर वाली क्लास दिया जा रहा है। ट्रेलर देख के इतने बच्चों में सुधार हो चुका है, तो जो हमारा फाउंडेशन बैच है, जो हमारा पेड कोर्स है, वहां तो सुधार निश्चित रूप से होगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल लिख रहा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा उसे कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो क्रिया कहते हैं वर्ब इज एन एक्शन, इंग्लिश में हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्ब इज एन एक्शन। जी हां दोस्तों, वर्ब इज एन एक्शन, यानी कोई भी जो कार्य होता है ना वही क्या है दोस्तों? क्रिया। जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, लिखना, पढ़ना, सुनना, देखना, बोलना, ये सब क्या है? यही सब तो क्रिया है। ठीक है, वही सब कर्ता जो कुछ करता वही क्या है? क्रिया है। कर्ता जो कुछ करता वही क्या है? क्रिया है। तो हम यहां क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। वचन में दोस्तों आपको बताया गया कि हिंदी जब आप पढ़ रहे हो तो दोस्तों, तो हिंदी में वचन कितने होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों? तो एक पढ़ा होगा आपने एक वचन और दूसरा पढ़ा होगा दोस्तों आपने बहुवचन। ये भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं और यहां से जो कुछ भी सवाल परीक्षा में आते हैं वो भी मैं बता चुका हूं। वाच्य की बात करते हैं दोस्तों, तो जब हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो वाच्य की संख्या कितनी है? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। एक होता है दोस्तों कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा होता है कर्मवाच्य, जहां कर्ता प्रधान होता है वहां कर्तृवाच्य, जहां कर्म प्रधान होता है वहां कर्मवाच्य, और जहां पर भाव या क्रिया प्रधान होती है वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों? भाववाच्य हो जाता है। तो आप ये भी पढ़ के रखे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये तीनों जवाब तो नहीं है, अव्यय आपका जवाब है दोस्तों। याद रखेगा जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके कारण विकार उत्पन्न नहीं होता, याद रखेगा उसके लिए क्या होता है दोस्तों? वही अव्यय कहलाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कोई चीज, ठीक है, कि मोहन लिखता है, लेकिन अगर मैं यहां पर फीमेल लगा दूं, ठीक है, फीमेल लगा दूं, या मैं कह दूं कि मोहन पत्र लिखता है, ठीक है, और यहीं पे मैं कह दूं गीता, तो आप कहेंगे गीता पत्र लिखती है। ठीक है, तो वहां लिखता है, यहां लिखती है, लेकिन पत्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि पत्र तो कर्म है। ऐसे बहुत सारे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए मैं दिखाता हूं अभी एक एग्जांपल आपको। लिख रहा आहा, आप आ गए। ये दोस्तों जो आहा शब्द है, ठीक है, इसके आगे देखिए एक सिंबल आपको दिख रहा है जिससे आप विस्मयादि बोधक कहते हैं। कौन सा चिन्ह है दोस्तों? याद रखेगा ये विस्मय बोधक है। क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह है। ये विस्मय बोधक क्या होता है दोस्तों? जहां पर क्या हो, आश्चर्य की स्थिति बन जाए, वहां पर दोस्तों ये लगता है। तो इस वाक्य में आहा शब्द क्या है दोस्तों? तो ये आहा शब्द क्या है? एक तरह का अव्यय है। क्यों है दोस्तों इसको अव्यय में क्यों रखा गया? क्योंकि अव्यय के मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आज आपको स्पेशल 5वां प्रकार विस्तार लगा के बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा प्रकार होता है। तो पहला आप यहां लिखिएगा दोस्तों विस्मय बोधक। जी हां दोस्तों, विस्मय बोधक ये अव्यय का प्रकार होता है। देखिए आप पढ़ते हैं ना, आप 4 तरह की चीजें पहले पढ़ते हैं। आप संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं दोस्तों? विशेषण पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं संज्ञा, आप पढ़ते हैं सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा सर्वनाम, आप पढ़ते हैं क्रिया, विशेषण पहले,
विशेषण और फिर पढ़ते हैं दोस्तों क्रिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इतनी चीजें तो एक साथ रहती हैं, ठीक है। ये चार चीजें क्या होती हैं, एक कॉलम में होती हैं। इसके बाद जो बाकी के चार होते हैं वही अव्यय होते हैं। तो दोस्तों विस्मय बोधक यहां लिखा था, तो इसलिए मैंने टॉप पे कर दिया। अगला यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण, ठीक है। जो क्रिया विशेषण होता है दोस्तों वो भी एक तरह का अव्यय होता है, विस्मय बोधक अव्यय होता है। आपने नाम सुना होगा समुच्चय बोधक का, किसका, समुच्चय बोधक का, जहां पर ग्रुपिंग की बात आती है, ठीक है। जैसे कक्षा, लड़का, लोग, ठीक है, लड़का नहीं, कक्षा हो गया, लोग हो गया, सेना हो गया, फौज हो गया, ठीक है, गुच्छा हो गया। तो जिससे दोस्तों समुच्चय का बोध होता है उसे हम दोस्तों समुच्चय बोधक के अंतर्गत रखते हैं। और बाकी क्या हो जाएगा दोस्तों, बाकी कहा जाता है संबंध बोधक। क्या आ जाता है दोस्तों, संबंध बोधक, ठीक है। और लास्ट में रहता है दोस्तों आपका विस्मयादि बोधक, मैंने पहले रख दिया है, या विस्मय बोधक, इसको याद रखिएगा। ये चार मुख्य रूप से होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं इसको आप 5वां नंबर दे सकते हैं, इसको आप 6ठा नंबर दे सकते हैं, इसको आप 7वां नंबर दे सकते हैं, और इसको आप 8वां नंबर दे सकते हैं। यही 8 आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और हिंदी में भी दोस्तों यही आप पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक 9वां नंबर जो मैं स्टार लगा के लिखने की बात कर रहा हूं, इसका नाम है निपात। क्या नाम है दोस्तों, निपात। इसको भी याद रखिएगा, आज की क्लास में हम निपात को भी अटेंड करने वाले। निपात क्या है, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, मैं एक लाइन बताऊंगा निपात चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक लाइन मैं बोल दूंगा अपने मुंह से ना, तो निपात चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आने दीजिए, मैं सब कुछ आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप समझ गए ना कि आहा आप आ गए दोस्तों, ये अव्यय है। अव्यय में कौन सा वाला अव्यय है, मैंने इतना क्यों बताया, लेक्चर क्यों दिया, अरे भाई अव्यय में कौन सा है तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा विस्मय बोधक अव्यय है। क्या है, यह विस्मय बोधक अव्यय है, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा दोस्तों ये लेक्चर आपको दिया गया, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज लगे हाथ और याद रखेगा, देखिए अव्यय को जगह जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे अव्यय, या फिर दोस्तों इसे अविकारी भी कहा जाता है। सर ये ऐसा क्यों कहा जाता है, सर अविकारी क्यों कहा जाता है, देखिए विकार, जिसमें विकार उत्पन्न हो विकारी हो गया, और जिसमें विकार उत्पन्न न हो उसे अविकारी कहा जाता है। भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आहा सबके लिए बराबर है, हे सबके लिए बराबर है, हे हो अरे सबके लिए बराबर है कि नहीं बराबर, बताओ मुझे, ठीक है। तो यहां लड़का लड़की से मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने कह दिया गुच्छा, मैंने कह दिया कक्षा, तो कक्षा में लड़के भी पढ़ते हैं और कक्षा में लड़कियां, ऐसा थोड़े कि उसका नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया अविकारी, क्योंकि आपसे पहले ही सवाल में मैंने बताया कि लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए दोस्तों इसे अविकारी कहते हैं। कई किताबों में दोस्तों इसे अविकृत लिखा हुआ है, ठीक है। अरे एक ही बात है भाई, अविकृत कह दे, अविकारी कह दे, अव्यय कह दे, भाई आप परेशान मत होना। कहीं अब पता चला मान लीजिए कोई और अपने स्टाइल में लिख दिया अपरिवर्तनशील, ठीक है। अरे यार तो लोग आपके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, ये खेला हो रहा है, ठीक है। आप खेल से डरते हो क्या, डरना नहीं है। इस तरह की चीजें आ सकती परीक्षा में, कोई कुछ भी लिख के दे, हमें क्या फर्क पड़ता, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिख रहा कौन सा पद विकृत नहीं होता। देखो विकृत नहीं होता दोस्तों, बताइए, तो दोस्तों अव्यय विकृत नहीं होता, क्योंकि अगर हम संज्ञा की बात करते हैं दोस्तों तो संज्ञा विकारी होता है, विकारी होता है, या कह सकते हैं कि संज्ञा विकृत होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रभाव पड़ता है, संज्ञा के आधार पर चीजें बदलती हैं, तो याद रखिएगा विकारी होता है। विशेषण भी आपका क्या होता है, विकारी होता है, ठीक है। और क्रिया भी आपका क्या होती है, विकारी होती है। लेकिन यहां पर जो अव्यय दिया गया है यह विकारी नहीं होता, यही तो हमने पीछे सुना ना। तो याद रखें दोस्तों, अव्यय जो होता है यह विकारी नहीं होता, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि यह क्या है, यह अविकारी है, या यह अविकृत है, अविकृत है, या यह अपरिवर्तनशील है, ठीक है, अपरिवर्तनशील है। इस तरह से कुछ भी देगा तो हम समझदार हैं सर, हम समझ जाएंगे परीक्षा में, सर हम गलती नहीं करेंगे, आप टेंशन न लीजिए, आप चैप्टर को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, और अब नए सवालों को देखते हैं। दोस्तों एक सवाल दे दिया कि भला मैं क्या कर सकता हूं। इस वाक्य में जो भला लिखा है दोस्तों, ये भला शब्द क्या है, सर अव्ययी है। सर भला, भला मैं क्या कर सकता हूं, भला मैं क्या कर सकती हूं, कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखेगा दोस्तों, ये जो मैं की वजह से कर सकती हूं आ रहा है ना, ये तो दोस्तों मैं की वजह से आ रहा है। मैं सर्वनाम है और सर्वनाम की वजह से दोस्तों विकार उत्पन्न हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। कोई अव्यय की वजह से विकार थोड़ी उत्पन्न हो रहा है। तो याद रखेगा ये भला सभी के लिए सेम है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या जवाब होगा, यह अव्ययी भाव, सॉरी समास नहीं, यह अव्यय होगा।
होगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अव्ययी भाव समास आप जानते होंगे, समास चैप्टर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। जिसका पूर्व पद क्या हो जाए, अव्यय हो जाए, ठीक है, और उसको ध्यान रखना है, तो अव्ययी भाव समास हो जाता है, अगला पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। चलिए भला मैं क्या कर सकता हूं, इसमें पूछा दोस्तों भला शब्द क्या है, तो भला शब्द क्या हो जाएगा भैया, भला शब्द अव्यय हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात है, क्यों अव्यय हो जाएगा, कोई अगर ये सवाल कर दे तो क्या बताएंगे दोस्तों, लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए क्या है दोस्तों, इसीलिए यह अव्यय है, इसीलिए क्या है, इसीलिए अव्यय है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए, करा निम्नलिखित में से अव्यय है, जो अव्यय है उसकी पहचान करिए। अभी तक आपको क्या दे दिया, अभी तक आपको ऊपर एक सेंटेंस दे रहा था, कोई शब्द दे रहा था और आपको चुनना था कि वहां पर अव्यय क्या है। अभी थोड़ा सा स्थिति बदल रहा है, आपको ऊपर दे दिया अव्यय क्या है, नीचे ढेर सारे दिया, आप बताइए अव्यय क्या है, ठीक है। लिख रहा है वर्तमान, नया तथा सुंदर, ठीक है। तो याद रखेगा, देखिए सुंदर का सुंदरी बनता है, ठीक है, तो याद रखेगा ये तो पक्का नहीं होगा। अब बचा आपके पास तीन ऑप्शन, वर्तमान, नया और तथा। दोस्तों इसमें से अव्यय कौन है, तो याद रखें दोस्तों इसमें से अव्यय आएगा तथा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे हो गया, देखिए आप जरा याद करिए, मैंने शुरू में आपको कुछ बताया था, शुरू में आपको बताया था अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 और ऐसे 5 प्रकार भी मैंने आपको बताया था। तो जिसमें मैंने आपको क्रिया विशेषण बताया था, जिसमें आपको संबंध बोधक बताया था, संबंध बोधक बताया था, जिसमें आपको समुच्चय बोधक बताया था, पढ़ते जाइए क्या बताया था, ठीक है, जिसमें आपको समुच्चय बोधक बताया था और आपको क्या बताया था, विस्मयादि बोधक बताया था, ये बताया था ना। अब कॉन्सेप्ट सुनिए, ठीक है, विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक, ये आपको 4 बताया था। अब देखिए जो अव्यय के 4 पढ़ा था आपने, और एक स्टार लगा के हमेशा नोट किया करिए। मैं स्टार लगा के दोस्तों इसे क्यों नोट करता हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी के विद्वान ना इसको 5वां नहीं मानते, लेकिन मैं अगर स्टार लगा के रखूंगा तो मेरा काम हो गया कि मैं इसको 4 भी मान लिया और अलग से आपको बता दिया, तो आपके जानकारी में तो 5 है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए ऐसे में क्या करेंगे, अगर तथा दे दिया जो, तो याद रखेगा तथा जो होता है ना, ये तथा करता क्या है बताइए। जैसे मैंने कहा मोहन सोहन तथा रोहन, या मोहन सोहन और रोहन, तो तथा हो गया और हो गया, करता क्या है, जोड़ने का काम करता है। मैंने कहा मोहन सोहन रोहन तथा गीता बाजार गई, ठीक है, तो ऐसे कहा हमने, तो याद रखेगा ये गीता को लाके जोड़ दिया ना बाकी 3 के साथ, ठीक है। तो ये दोस्तों तथा जोड़ने का काम करता है, और जोड़ने वाला काम हमेशा कहां होता है दोस्तों, समुच्चय बोधक कहलाता है, ठीक है। जोड़ने वाला काम क्या कहलाता है, हमेशा ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत रखा जाता है और उसी का उदाहरण माना जाता है। समुच्चय बोधक में जब आप पढ़ेंगे ना, तब आप पढ़ेंगे समानाधिकरण, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, समानाधिकरण, ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। वहां पर दोस्तों जब आएंगे तो ये तथा हो गया और हो गया, तथा हो गया और हो गया, ये सब दोस्तों उसी के अंतर्गत दोस्तों आप पढ़ते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर मिलेगा कहां पे, इसीलिए कह रहा हूं फाउंडेशन बैच में आइए, या फिर स्टडी 91 में जो आपकी अपनी हिंदी की किताब आई है उसे आप परचेज कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां पर पक्का और तथा को छोड़ करके बाकी का जवाब देंगे और ऐसे में उत्तर हो जाएगा गलत। तथा ही दोस्तों यहां पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों, ये प्रतिदिन क्या है दोस्तों, एक तरह का अव्यय है। जी हां दोस्तों अव्यय है, याद रखेगा। और प्रति शब्द से भी देख सकते हैं दोस्तों अव्यय बना हुआ है, तो याद रखेगा उपसर्ग तो होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। हां अगर आप पूछ देते कि प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है, ठीक है, तो हम कह देते थे यहां पर क्या है दोस्तों, यहां प्रति उपसर्ग है, ठीक है, यहां क्या है, प्रति उपसर्ग है, ठीक है, क्योंकि प्रति से प्रतिमाह, प्रतिदिन, प्रत्येक बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो ये उपसर्ग हो सकता है प्रति, लेकिन आपसे प्रतिदिन पूछ रहा है तो यहां उपसर्ग से कोई लेना देना नहीं है। सर्वनाम तो एकदम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग होता कहां पर, संज्ञा के स्थान पर, मैं तुम हम, ये सब सर्वनाम होता है, और कारक भी नहीं होता। कारक की संख्या कितनी मैंने आपको बताई है, 8 बताई है, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। तो आपका उत्तर फिलहाल क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है। प्रतिदिन जो शब्द यहां पर लगा हुआ है यह एक तरह का क्या है, अव्यय है, इसको आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या आपको नहीं ना। प्रतिदिन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिदिन एक तरह का अव्यय हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए एक चीज और अच्छा मैं यहां पे पूछ ले रहा हूं, जैसे प्रतिदिन दे दिया, ठीक है, अव्यय के 5 प्रकार तो आपको याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में बता दूंगा, ठीक है। लिख रहा अफसोस
अफसोस, अफसोस जता रहा है, अफसोस मैं नहीं जा सका। ठीक है, अब इसके आगे देखिए एक सिंबल दे दिया। ठीक है, ये क्या दे दिया दोस्तों, इस सिंबल को मैंने पीछे भी बताया था कि दोस्तों ये विस्मय बोधक है। क्या है दोस्तों, विस्मय बोधक, यानी यहां पर हर्ष, उल्लास या फिर आश्चर्य की भावना आ जाती है, इसीलिए दोस्तों ये विस्मय बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। लिख रहा रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार है। अफसोस में कौन सा अव्यय है, लिख रहा संबोधन सूचक है, शोक सूचक है, आश्चर्य सूचक है या हर्ष सूचक है। तो दोस्तों जो विस्मय बोधक आप पढ़ते हैं इसके कई भेद होते हैं, जिसमें दोस्तों अफसोस क्या है दोस्तों, अफसोस करना एक तरह से शोक प्रकट कर रहा है। तो दोस्तों संबोधन नहीं है। संबोधन कब होता है, हे रुक जाओ। ठीक है, तो हे हो, अरे हे हो जो करते हो दोस्तों, क्या हो जाता है, वो संबोधन होता है, किसी को बुलाने के लिए होता है, तो संबोधन तो नहीं होगा। आश्चर्य भी नहीं होगा, वाह। ठीक है, वाह। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये आश्चर्य हो जाता है। ठीक है, और हर्ष सूचक नहीं हो जाएगा दोस्तों, यहां पर यहां हो जाएगा दोस्तों शोक सूचक अव्यय। याद रखिए जो अफसोस है ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है, और किसके अंतर्गत आएगा, उसके अंदर जाकर के यह शोक सूचक अव्यय के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां पर नहीं ना, आराम से समझेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा वो हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य अव्यय पद है, वाक्य में, यहां पर में जोड़ दीजिए। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, एक बढ़िया सा सेंटेंस आपके सामने रखा है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। ठीक है, गीत गाता रहता है। ठीक है, इसमें आपको अव्यय ढूंढना है। हमने कोई हाईलाइट नहीं किया, हमने नहीं, परीक्षा में कुछ हाईलाइट नहीं था, आपको हाईलाइट ढूंढना है, उस वर्ड को पकड़ना है। देखिए वह क्या दोस्तों, वह तो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वह तो सर्वनाम हो जाएगा। ये क्या है, यह सर्वनाम है भाई, संज्ञा का स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, गीत दोस्तों, गीत गाना, आप जानते हैं दोस्तों, गाना पूछ देता, अगर यहां पर लिख देता गाना क्या है दोस्तों, तो गाना तो क्रिया हो जाएगा। ठीक है, गाना, सुनना, बोलना, देखना है, क्रिया हो जाएगा। और गीत क्या हो जाता दोस्तों, गीत कर्म हो जाता है। अब बचा दोस्तों अपने पास क्या, अपने बचा और हमेशा बचा। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर दोस्तों याद रखेगा हमेशा जो शब्द है यही क्या है, हमेशा जो शब्द है यही क्या है दोस्तों, यह अव्यय है। यह क्या है, अव्यय। ठीक है, हमेशा क्या शब्द, हमेशा जो शब्द लिखा दोस्तों यह अव्यय है। अब एक दिमाग में और आ सकता है कि हमेशा किस तरह का अव्यय है, तो दोस्तों जब आप अव्यय का प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रकार पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही हमेशा आता है, जो काल बोधक से संबंधित है। किससे संबंधित है, चाहे आप इसे काल बोधक कहिए, चाहे आप इसे काल सूचक कहिए। ठीक है, किताबों में अलग अलग दिया है, काल बोधक, काल सूचक, कुल मिला जुला के काल से मतलब है, तो याद रखेगा ये कालवाचक, काल बोधक, काल सूचक कुछ भी कर सकते हैं, उसी से संबंधित है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, हमेशा जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। है ये क्रिया विशेषण, लेकिन क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसी वजह से दोस्तों यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, हमेशा अव्यय के रूप में चुना जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जब आप दोस्तों क्रिया विशेषण पढ़ते हैं ना, तो क्रिया विशेषण में उसके तीन उपभेद पढ़ते हैं। कितने उपभेद पढ़ते हैं, जब क्रिया विशेषण पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण में काल बोधक पढ़ते हैं, तब उसके दोस्तों इसके नहीं, इसका कर लीजिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों तीन वैरायटी पढ़ते हैं। एक होता है समय, एक होता है समय बोधक, एक होता है अवधि बोधक, अवधि बोधक। ठीक है, समय बोधक, और क्या हो जाता है दोस्तों, और हो जाता है आपका एक काल बोधक रहता है। ठीक है, काल यानी यहां पर पौन्य समय बोधक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको पुनः, जैसे पुनः कोई चीज रिपीट नहीं होता है, इस वाले में याद रखेगा, इस वाले में रिपीट वाली चीज होता है। ठीक है, रिपीट। ठीक है, जैसे धीरे धीरे, ठीक है, करना कोई कार्य, तो रिपीट वाली चीजें आती है, खैर यहां पर उसको आप याद रखेंगे। तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत काल बोधक और काल बोधक के जो उपभेद हैं वो ये तीन होते हैं। खैर इतना डीपली में आपको नहीं जाना, आपको खाली ऊपर से बताना था कि क्या अव्यय है, और आपने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय। सर ये कृदंत तो हमने उपसर्ग प्रत्यय में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद से हमें कभी कृदंत मिला नहीं। चलिए अब मिल गया कृदंत, घबराइए मत। ठीक है, लिख रहा निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। कौन सा दोस्तों इसका प्रकार नहीं है, लिख रहा पूर्वकालिक कृदंत, लिख रहा भूतकालिक, तात्कालिक और पूर्ण क्रिया द्योतक। अब देखिए जिस बच्चे को कृदंत अव्यय के बारे में पता नहीं होगा वो क्या जवाब देगा, या अगर उसको ये नहीं पता होगा कि कृदंत अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, वो कभी सही जवाब नहीं दे पाएगा। याद रखिएगा कृदंत अव्यय दोस्तों चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा चार प्रकार होता है जरा वो सुन लीजिए। ठीक है, इसका पहला प्रकार होता है दोस्तों पूर्वकालिक कृदंत। क्या होता है, पूर्वकालिक कृदंत पहला प्रकार होता है। दूसरा होता है दोस्तों याद रखेगा पूर्ण क्रिया द्योतक। क्या होता है दोस्तों, पूर्ण
क्रिया द्योतक, ठीक है, पूर्ण क्रिया द्योतक ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा लिखेगा दोस्तों अपूर्ण क्रिया द्योतक। क्या हो जाता है दोस्तों, पूर्ण है तो साथ में अपूर्ण भी रहता है, अपूर्ण क्रिया द्योतक, ठीक है, अपूर्ण क्रिया द्योतक ये हो गया। और नंबर 4 पर दोस्तों आप याद रखेंगे, 4 नंबर पे कौन रहता है, याद रखेंगे तात्कालिक क्रिया द्योतक। क्या रहता है, तात्कालिक कृदंत या क्रिया द्योतक, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब यहां पर कौन सा प्रकार नहीं दिख रहा दोस्तों, तो भूतकालिक कृदंत नहीं होता है, याद रखेंगे। देखिए पूर्वकालिक होता है, पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है और तात्कालिक होता है, ये होते हैं। यहां पर भूतकालिक कृदंत जैसा कोई टाइप नहीं होता है। जब टाइप ही नहीं होता तो अपने मन से लिख के दे दिया, कल को लिख दे भविष्यकालिक कृदंत, ठीक है, या कुछ और नाम दे दे वाच्यकालिक कृदंत, तो इस तरह का कुछ होता नहीं है, तो कोई मतलब यहां पर नहीं पढ़ने का, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। लिख रहा हुआ दिन भर पढ़ता रहा रेखांकित पद में अव्यय का भेद है। किस प्रकार का अव्यय है, देखिए परिणामवाची दोस्तों परिणाम से संबंधित होता है, वैसे परिणामवाची की जगह परिमाणवाची बोलना चाहिए, ठीक है। परिमाण माप तौल को कहा जाता है, ठीक है। समुच्चय बोधक दोस्तों मैंने कहा ना, कक्षा हो गया, फौज हो गया, सेना हो गया, वो दोस्तों जो समुच्चय से जहां से बोध होता है उसकी बात आती है। प्रश्नवाचक है नहीं, है निपात। चलिए अब निपात का सवाल आ गया तो मैं एक लाइन में निपात बता देता हूं क्या होता है। देखिए निपात क्या होता है, एक शब्द होते हैं और वे शब्द क्या करते हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि कोई वाक्य है, इसमें एक शब्द प्रयुक्त किया गया है और वो जोर देने का काम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये निपात क्या करते हैं दोस्तों, ये जोर देने का काम करते हैं। इसको आप ध्यान देंगे। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा वह पढ़ता रहा, ठीक है। अब मैंने कहा दिन भर पढ़ता रहा, मतलब पूरे दिन, अब जोर दे दिया, वह रात भर जागता रहा। अरे बोल देते वह जागता रहा, ठीक है, तो पता चलता जागने का काम रात में होता है, दिन में तो होता नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जागने का कार्य कब होता है, रात में होता है। वह जागता रहा, वह रात भर जागता रहा, जोर दे दिया, ठीक है, जोर दे दिया, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा कि आपको सिलेक्शन लेना होगा, ठीक है, एक सामान्य शब्द हो गया, आपको सिलेक्शन लेना ही होगा, आपको सिलेक्शन लेना ही होगा। अबे जोर दे दिया मैंने आपसे कहा कि आपको लाइक करना चाहिए स्टडी 91 के वीडियो, अगर आपको अच्छे लगे तो आपको लाइक करने चाहिए, और फिर दोबारा मैंने कहा आपको लाइक करना ही चाहिए, ठीक है, तो आपने जोर दे दिया। तो जहां कहीं भी जोर दिया जाए बस उसको उठा के अलग कर देना, वही क्या कहलाता, निपात कहलाता। बाकी निपात में और कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे लिख दिया दोस्तों वह दिन भर पढ़ता रहा, तो दिन भर क्या दोस्तों, यह एक तरह का निपात है। सर 4-5 क्वेश्चन और करा देते तो अच्छा लगता निपात पे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता। तो करा रहा हूं क्लियर ना, मैं तो आपको पूरा पढ़ाने आया हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये लिख रहा दोस्तों वह काम नहीं करता, ठीक है, वह काम नहीं करता, इस वाक्य में अव्यय पद है। अब देखिए वह क्या हो जाता है दोस्तों, वह तो आपका सर्वनाम शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है, और काम दोस्तों अलग हो जाएगा, काम करना है आपका क्रिया हो जाएगा। जो नहीं शब्द दिया दोस्तों, ये नहीं शब्द निकल कर आता है, और यहां पर नहीं शब्द ही अव्यय है। जब ये सवाल परीक्षा में पूछा गया ना, बहुत सारे बच्चों का दिमाग फिर गया कि सर ये क्या दिया है, हमने कभी सोचा नहीं था कि नहीं जैसे शब्द भी क्या हो सकते हैं, अव्यय हो सकते हैं। अरे भाई जो आप नहीं सोचते हैं वही तो यहां पे पढ़ना पड़ता है। याद रखें दोस्तों, इस नहीं पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, और आप देखें ना कभी लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों आप इसका चुनाव करेगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको याद रखेगा, ठीक है। ये नहीं दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, सर आपने बता तो दिया अव्यय, सर अव्यय में किसके अंतर्गत आता है ये बता देंगे क्या, तो अव्यय में दोस्तों क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, याद रखेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में और उबाल मार रहा होगा, सर क्रिया विशेषण वाले में अगर अंदर चले जाएं तो याद रखेगा दोस्तों, आपने नाम सुना होगा रीतिवाचक का। क्या नाम सुना होगा, रीतिवाचक का नाम सुना होगा। अब कहेंगे सर नहीं सुना तो किताब खरीदिए ना, आप अपनी हिंदी की किताब लीजिए और देखिए फिर वहां पे, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों रीतिवाचक आपका जवाब होगा। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में निषेध के रूप में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसी चीज के निषेध के रूप में दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है, मना करने के लिए, ठीक है। वह काम नहीं करता, ठीक है, या अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से शब्द आता है, सवाल आते हैं परीक्षा में, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नहीं वाले को ढूंढिएगा, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। लिख रहा है आज, कल, इधर या किसे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो किसे शब्द है दोस्तों, ये प्रश्नवाचक है। क्या है दोस्तों, यह प्रश्नवाचक शब्द है, यह जो है किसी तरह का अव्यय नहीं है। बाकी आज, कल, इधर ये क्या है दोस्तों, यह अव्यय कहलाता है। तो इसे भी आप याद रखेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। पूछा क्या दोस्तों, कौन सा अव्यय नहीं है, तो याद रखें दोस्तों किसे जो है शब्द अव्यय
नहीं बल्कि प्रश्नवाचक है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ठीक है, तो लिखिए दोस्तों, लिख रहा है परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या कारणवाचक। अब आपके सामने एक नया ऑप्शन दे दिया दोस्तों। अब तो सर समझना मुश्किल हो गया, क्योंकि सर जो आपने सिखाया था ना कि अव्यय में हमें क्या क्या देखना है, अव्यय में हमें वो 4 पॉइंट जो आपने हमें पीछे याद कराया था, क्रिया विशेषण, सर उसका कोई इस्तेमाल यहां पर समझ नहीं आ रहा। देखिए, जो नहीं समझ में आता उत्तर वहीं छिपा रहता है। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, संबंध बोधक, तीसरा बताया था समुच्चय बोधक, और चौथा बताया था विस्मय बोधक, और स्टार लगा के लिखा था हमने निपात। ठीक है, यही लिखा था। अब इसी में अंदर आंसर छिपा हुआ आपका, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में दोस्तों आपको अव्यय ज्ञात करना है। अव्यय कौन सा आएगा? देखिए, एक सेंटेंस आप कह सकते हैं ये है, ठीक है, वह लाचार है। एक वाक्य है, वह लाचार है, मतलब वो कुछ कर नहीं पा रहा है। लाचार किसे कहते हैं? जो अपने आप कुछ कर न सके वही लाचार कहलाता है। जिसके हाथों में कुछ ना वो लाचार कहलाता है, वह लाचार है। अब आगे दोस्तों इस सेंटेंस को जोड़ रहा है और लिख रहा है वह अंधा है। दोस्तों पीछे मैंने तथा बताया था कि मोहन, रोहन, सोहन और गीता बाजार गई। ये और क्या कर रहा था दोस्तों? ये बाकी के साथ उस गीता को क्या कर रहा था? जोड़ने का कार्य कर रहा था। और तब मैंने बताया था समुच्चय बोधक। ठीक है, तो वहां तो समुच्चय बोधक होगा। अब यहां बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 2 वाक्य और ये क्योंकि की वजह से जुड़ रहा है, तो सर एक काम करें, हम समुच्चय बोधक कर लें क्या? लेकिन समुच्चय बोधक का कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? नहीं। तो दोस्तों आपको वहां से नहीं सोचना है, आपको जो अपना देखिए अव्यय के जो प्रकार होते हैं ये उन्हीं प्रकारों में से होगा ना। क्या दिया हमारे सामने 4 ऑप्शन मैटर नहीं करता। पहले आप ये देखिए कि इनमें से किसके अंतर्गत तो आएगा, तो आपको अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा यहां पर आता है जब ये आप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा दोस्तों कि कारणवाचक। देखिए होता क्या है, परिमाणवाचक, पहले बात परिणाम नहीं लिखना है दोस्तों, वह परिमाणवाचक होता है और यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, ये तो होगा नहीं। संबंधवाचक ये तो अलग से दिया, लेकिन संबंधवाचक के लिए संबंध बताया जाता है। संकेतवाचक में इशारा होता है। ये जवाब होगा दोस्तों इसका कारणवाचक। याद रखिएगा, एक सेंटेंस का जब दूसरे सेंटेंस पर किसी वजह से निर्भरता हो, किसी कारण से निर्भरता हो, तो वहां सीधा सीधा जवाब क्या होगा? कारणवाचक होगा, संबंधवाचक मत करेगा। लिख रहा है वह लाचार है, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? कि वह अंधा है, वह देख नहीं सकता, इसीलिए वह लाचार है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे में आप कारणवाचक चूज करिएगा, ये आप याद रखेंगे। और जब आप पढ़ेंगे दोस्तों क्रिया विशेषण, तो इसमें और भी ज्यादा डीप में दोस्तों आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ये यहीं से निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भेद हैं? संबंधवाचक अव्यय के दोस्तों कितने भेद हैं ये आपको बताना दोस्तों। अब संबंधवाचक में जब आप आएंगे तो याद रखिएगा इसमें कुल 13 भेद आपको मिलते हैं। कितने भेद मिलते हैं? 13 भेद मिलते हैं। संबंधवाचक अव्यय के कितने भेद हैं दोस्तों? 13 भेद मिलते हैं। पढ़ने का मन कर रहा है क्या 13 भेद? बताइए, अगर पढ़ने की इच्छा हो तो मैं आपको पढ़ा दूं, हालांकि बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे ये संबंधवाचक जो अव्यय पढ़ते हैं इसके कुल 13 भेद आते हैं। ठीक है, बहुत आसान भी है, बहुत कठिन नहीं। जैसे आप लिख सकते हैं यहां पर, आइए कोशिश करते हैं लिखने का, कहां तक पहुंचते देखते हैं। जैसे आप लिख लिया कालवाचक। अब कालवाचक में क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा समय का बोध होता है। ऐसे दोस्तों दूसरा लिख लिया स्थानवाचक। स्थानवाचक में किसका बोध होता है दोस्तों? तो याद रखेगा किसी स्थान का बोध होता है। ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक। ऐसे फिर जा जाएंगे दिशावाचक। ठीक है, दिशा का बोध होता है, दिशावाचक पढ़ेंगे। फिर ऐसे आप पढ़ेंगे दोस्तों साधनवाचक। साधनवाचक, ये साधनवाचक क्या होता है भैया? तो साधनवाचक में साधन का बोध होता है। साधन का तात्पर्य क्या? देखिए दिशा में तो दिशा हो गया, साधन का तात्पर्य माध्यम से है। किससे दोस्तों? माध्यम से। तो आप साधनवाचक हो सकता है या माध्यमवाचक। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा विषयवाचक। ठीक है, विषयवाचक मिलेगा, विषयवाचक मिलेगा। और आगे जाएंगे तो आपको हेतुवाचक मिलेगा। क्या मिलेगा? हेतुवाचक। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी तरह से आप और आगे जाएंगे, 6 पढ़ लिया, 7वें पास जाएंगे हेतुवाचक, विषयवाचक। फिर क्या बचता भैया? फिर बचेगा एक आएगा, अब डिफिकल्ट यहां से शुरू हुआ। फिर मिलेगा आपको व्यतिरेकवाचक। वाचक आप लगा लीजिएगा, यहां पे जगह नहीं। ठीक है, व्यतिरेकवाचक मिलता है, विनिमयवाचक मिलता है, विनिमयवाचक मिलता है, सादृश्यवाचक मिलता है, सादृश्यवाचक मिलता है। और अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विषयवाचक, हेतुवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक और एक
नहीं निषेध नहीं, विरोधवाचक करिएगा, निषेध नहीं होता दोस्तों, इसमें देखिए विरोधवाचक होता है, किसी चीज के विरोध में कोई बातें हो रही हैं तो विरोधवाचक। अब आगे लिख लीजिएगा आप, ठीक है, ऐसे आगे कर लीजिएगा। 11 12 इतना दिमाग में नहीं है, ठीक है, तो याद रखेगा, क्योंकि यहां पर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब हम चैप्टर में आते हैं तो वहां पर डिटेल से बातचीत करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा 8-10 ही याद आ रहा है और नहीं चढ़ रहा दिमाग में, बताने का दिक्कत नहीं, किसी दूसरे वाले का बता देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आपको 13, सर ये बताइए, किसी का दिमाग इस पर नहीं जा रहा कि सर 13 कैसे याद रखें, 13 ही से याद रख लो, ठीक है, संबंधवाचक संबंधियों से संबंधित है दोस्तों 13 दिन, ठीक है, तो याद रखिएगा संबंध के वजह से दोस्तों 13 दिन निर्वाह करना पड़ता है व्यक्ति को, मृत्यु के बाद भी दोस्तों 13 दिन क्या करता है व्यक्ति, सजोता है थोड़ा सा, तो वो 13 से आप याद कर सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो हमारा हिंदी इंडिविजुअल बैच है ना, बहुत शानदार सा बैच है, आइए एक बार आप ज्वाइन करिए, आपको लगेगा कि वाकई क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें हैं और बहुत ढंग से बहुत तरीके से चीजें पढ़ाई गई हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। और अब तो किताबें भी आ चुकी दोस्तों, तो किताब के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। लिख रहा मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय शब्द दोस्तों कौन सा है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए मैं तो कतई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, और मैं और हूं तो दोस्तों सहायक क्रिया हो जाएगा, और मैं भी नहीं हो सकता, इधर उधर यहां वहां ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब क्या होता है याद रखिएगा, पीछे एक सवाल आया था शायद आपने नहीं देखा, ठीक है, इधर उधर यहां वहां ये सब क्या हो जाता है दोस्तों, ये सब दोस्तों अव्यय में आता है, किसमें आता है, ये सब अव्यय में आता है, और आप देख के पहचानना सीखिए दोस्तों, वहां क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल आया था, आइए मैं दिखा दे रहा हूं, अच्छा कहां मैंने पढ़ाया था दिखा दे रहा हूं, नहीं अभी आप पीछे पढ़े और भूलने की बीमारी आपको तो भूल गए, ठीक है। देखिए सवाल आया था यहां पर आजकल इधर किसे, तो किसे यहां पर तो प्रश्नवाचक हो गया, ये आजकल और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही तो अव्यय है, यही क्या हो जाएगा, अव्यय है, तभी मैं कह रहा हूं ना कि आपने पीछे पढ़ा। तो यहां दोस्तों अपने डेटा लिस्ट में और ऐड कर लीजिए, आज को भी ऐड कर लीजिए और कल को भी ऐड कर लीजिए। एक काम करिए ना, आजकल इधर उधर यहां वहां, ये अभी आपके पास 6 हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आगे पढ़ाते चलूंगा और अव्यय जितना मिलता जाए ना वो ला करके यहां पे जोड़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा निम्न में अव्यय है, देखिए प्रश्न उत्तर तो ये अव्यय होता नहीं है, ठीक को अव्यय कहा जाता है। जापान तो देश का नाम है, कृष्णा दोस्तों यमुना को कहा जाता है, कृष्णा किसे कहा जाता है याद रखिएगा, कृष्णा यमुना को भी कहा जाता है और कृष्णा द्रौपदी को भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहां पर अव्यय पूछा है ना, अब देखिए अव्यय में हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अव्यय में क्या होता है, आज होता है, कल होता है, इधर होता है, इधर होता है, उधर होता है, यहां होता है, यहां होता है, वहां होता है, ये हमने 6 पढ़ा था। अब 7वां दोस्तों इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक, इसको भी दोस्तों अव्यय कहते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर एक हमारे पास और जोड़ करके अब हमारे पास लिस्ट में कितना हो गया, 7 हो गया अव्यय। अव्यय कितने हो गए, 7 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सवाल। लिख रहा है परिमाणवाचक, जी हां दोस्तों, पीछे देखिए बार बार लिख रहा था ना, लिख रहा था परिणामवाचक, मैं बार बार वही समझा रहा था कि परिमाणवाचक होता है, परिणाम नहीं होता है। परिमाण में क्या होता है दोस्तों, परिमाण में माप तौल होता है, क्या होता है दोस्तों, किसी चीज का माप तौल होता है, और लिख रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत, दोस्तों इतना तो इतना, ये देखिए गलत तो पहली बात अव्यय है ही नहीं। अब बात करते हैं इतना की, इतना अव्यय है, लेकिन आपको ध्यान देना दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है स्पेशली क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक अव्यय के अंतर्गत दोस्तों कौन आएगा, तो याद रखना है यहीं पर क्या हो जाएगा जवाब। जैसे आप कहते हैं ना, मुझे इतना सा गेहूं दे दो, मुझे इतना चावल दे दो, इतना, तो दोस्तों ये इतना माप तौल से संबंधित होता है। यह अलग बात है कि आप जब परिमाणवाचक पढ़ते हैं तो निश्चयवाचक पढ़ते हैं, निश्चयवाचक में फिक्स क्वांटिटी होती है कि मुझे 1 किलो चावल दे दीजिए, अनिश्चयवाचक में मुझे थोड़ा चावल दे दीजिए, मुझे इतना चावल दे दीजिए। तो याद रखेगा ये इशारा होता है, वहां पर अनिश्चय होता है, निश्चितता नहीं होती, इसलिए उसको अलग रखते हैं, ठीक है। तो वो क्रिया विशेषण की बातें वहां पढ़ते हैं, ये सर्वदा सर्वत्र दोस्तों आपको नहीं करना है, ठीक है। यहां पर इतना ही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, क्योंकि माप तौल से यही संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें अव्यय कौन सा दोस्तों, तो भर लिखा दोस्तों, ये भर क्या है, अव्यय है। याद रखेंगे पीछे मैंने कहा था ना, उसने 1 कटोरा दूध पिया या उसने कटोरा भर दूध पिया, तो दोस्तों ये भर क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। जरा अपने लिस्ट को बढ़ा लीजिए, मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने कहा आज याद रखना है, कल याद रखना है,
इधर याद रखना है, उधर याद रखना है, यहां याद रखना है, वहां याद रखना है, यहां वहां इधर उधर, ठीक है, यही था ना। और इसके बाद क्या करना है, ठीक याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या याद रखना है दोस्तों, भर याद रखना है। पिछले वाली भी लिस्ट को अपडेट कर देते हैं, क्या करना है, पिछला वाला लिस्ट कहां गया भैया, ठीक है, यहां वहां ठीक और यहां पर भर को भी नोट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हर स्लाइड से आप जब रिवीजन करिए तो फिर आपको दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया ना, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सब अव्यय कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है राम धीरे धीरे पढ़ता है। देखिए पीछे एक मैंने आपको बताया था पुनरावृत्ति, जहां कहीं पुनरावृत्ति हो जाए उसे भी दोस्तों अव्यय के तहत रखा जाता है। और किसमें आता दोस्तों, तो अब बताइए, अब यहां पर देखिए वो 4 प्रकार जो अव्यय के रहते हैं वो दे दिया। ये अव्यय के जो 4 मुख्य भेद हैं, निपात को छोड़ करके ये चारों भेद आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब आप जवाब दीजिए। तो जब वहां मैं पढ़ा रहा था आपको, तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, ठीक है, वो कालवाचक जो आपने पढ़ा था वो भी तो क्रिया विशेषण का ही भेद था, तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही दोस्तों आएगा ये धीरे धीरे, ठीक है, या साथ साथ इस तरह के जो शब्द आते हैं ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत होते हैं। लिख रहा है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। याद रखेगा इस वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है, सखियों सहित। सखियों सहित का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, ठीक है, सखियों सहित, ठीक है, सखियों सहित। एक बात तो याद रखेगा, ये सखियां क्या है दोस्तों, सखी लिखता तो एक वचन रहता, सखियां लिख दिया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। और सहित मतलब क्या होता है, के साथ, ठीक है, यानी ढेर सारी सखियों के साथ। एक दो सखियां नहीं दोस्तों, उनके साथ कई सारी सखियां हैं और उनके साथ दोस्तों गई हैं, तो याद रखेगा। अब बहुत सारे लोगों को देखिए, अब यहां पर डाउट ये बन सकता है कि सर अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो सर समुच्चय बोधक करें कि पूरा का पूरा ग्रुप में है, या तो दोस्तों हम संबंध बोधक करें। क्यों, क्योंकि उनको इनके सखियों का संबंध किससे है, सीता से। तो सर क्या किया जाए, लिख रहा है कि वाक्य में रेखांकित अव्यय का प्रयोग बताना है। ये सखियों सहित जो लिखा दोस्तों ये अव्यय है, और ये किस प्रकार का अव्यय है आपको ये ज्ञात करना, और सवाल यहां पर टेक्निकल थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये सखियों सहित दिया है, ये हमेशा आप संबंध बोधक में करिएगा। क्यों, क्योंकि जब कोई सेंटेंस आपके सामने दे दे और सीधे सीधे संज्ञा से कोई संबंध निकाले जो हाईलाइट पॉइंट है, तो वहां पर हमेशा संबंध बोधक को आप क्या देंगे, वरीयता देंगे। ऐसे में समुच्चय बोधक मत करेगा। मुझे पता है परीक्षा में जब सवाल आया था ना, बहुत सारे बच्चों ने समुच्चय बोधक किया था। अगर न समझाया जाए तो भी समुच्चय बोधक करेंगे लोग। तो मैं एक स्टार लगा के छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी संज्ञा संबंधित यदि कोई अव्यय है, तो हमेशा क्या समझा जाएगा, तब उसे हमेशा आप संबंध बोधक समझा जाएगा। अगर ये सखियों सहित अलग रहता, इसका संबंध सीता से नहीं रहता, तो दोस्तों आप इसका जवाब समुच्चय बोधक में डाल देते, वो अलग हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों संबंध बोधक करिएगा, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। लिखा रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब ये भर क्या होता है दोस्तों, भर एक तरह का क्या है दोस्तों, आपने पीछे पढ़ा था कि भर हो गया, ठीक हो गया, ये सब क्या दोस्तों, ये सब अव्यय कहलाता है। अब सर हमने पढ़ तो लिया कि अव्यय होता है, लेकिन दोस्तों अगर ये अव्यय होता है तो किस तरह का अव्यय होता है भाई। ये भर जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, रात से संबंधित है। अगर रात को हटा दे क्या भर का कोई मतलब है। इसी तरह पीछे का जो सवाल था कि सीता सखियों सहित, अगर सीता को हटा दीजिए तो सखियों सहित वाटिका गई, उसका कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी पूरी की पूरी निर्भरता संज्ञा के साथ है। जब कभी निर्भरता संज्ञा के साथ हो तो हमेशा आपका उत्तर क्या होगा, संबंध सूचक होगा। और यहां भी देखिए इसके साथ हो रहा है दोस्तों, संज्ञा के साथ निर्भरता लगा हुआ है, इसीलिए दोस्तों जवाब में क्या जाएगा, याद रखेंगे संबंध सूचक जाएगा। यहां विशेषण की बात मत करिएगा, भाववाचक की बात मत करिएगा, और समुच्चय की बात तो कतई नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। बहुत सारे बच्चे यहां गलत जवाब देते हैं, आप देख लीजिए खुद से ना क्यों गलतियां हो रही हैं, आप पहचानिए, हम तो आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। इस में कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, मतलब दोस्तों कौन सा शब्द अव्यय आपसे पूछना चाह रहा है। तो याद रखिएगा बिना शब्द, इसका लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिना शब्द क्या दोस्तों, ये एक तरह का अव्यय है, इसको भी आप अपने लिस्ट में डालकर अपडेट कर लीजिए दोस्तों। ये जब आप पढ़ते हैं ना बिना, तो ये बिना दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो ये अव्यय तो हमने बता दिया,
किस तरह का अव्यय है? तो याद रखिए ये भी संबंध बोधक में आता है। किसमें आता है दोस्तों? ये भी संबंध बोधक में आता है। सर कैसे संबंध में आता है? जब आप संबंध में पढ़ेंगे तो संबंध के दो अलग वैरायटी पढ़ेंगे। एक अनुबद्ध पढ़ते हैं यानी किसी से जुड़ा हुआ या संबद्ध पढ़ते हैं जुड़ा हुआ, और एक अनुबद्ध पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संबद्ध पढ़ते हैं, और पहला और दूसरा क्या पढ़ते हैं? अनुबद्ध पढ़ते हैं। तो दोस्तों उसी के अंतर्गत दोस्तों आप लेके रखेंगे इसको, याद रखिएगा बिना, ठीक है। उसके बिना ये नहीं कर सकता, उसके बिना तुम जी नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हमेशा संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको केवल उत्तर नहीं बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर आपको तरीका भी बता रहा हूं कि कहां पर होता है और क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अब जहां से देखिए, जहां से ग्रुपिंग का बोध ना हो, जहां से ग्रुपिंग का दोस्तों बोध ना हो, कोई चीज ग्रुप में ना हो, तो याद रखिएगा वो समुच्चय बोधक में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी अंग्रेजी हमारी गुलाबी है तो आप भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। अर्थात, अतएव, अथवा, ठीक है दोस्तों, ये सब समुच्चय में आते हैं। याद रखिएगा आजन्म, ये क्या दोस्तों? आजन्म में आ हटा देंगे, आ धन जन्म दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ये आ क्या दोस्तों? आ उपसर्ग होता है। ये सब हम पढ़े हैं भैया, लेकिन यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं। अर्थात, अतएव, अथवा ये समुच्चय बोधक में आता है। पीछे दोस्तों आपने और भी पढ़ा था, पीछे दोस्तों आपने क्या पढ़ा था? और भी पढ़ा था, और तथा पढ़ा था। ये सब मैंने आपको सिखाया था कि सब का सब क्या हो जाता है दोस्तों? ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं, और इसकी लिस्ट भी आप अपडेट कर लीजिए अपने पास, ठीक है। समुच्चय बोधक में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? अव्यय मतलब देखिए, अव्यय का मतलब यहां सीधा सीधा आप समुच्चय बोधक अव्यय लिखना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पर। तो आपको बताना दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा? तो दोस्तों और होता है। क्या क्या करते हैं आप देखिए, और कहीं पर लिखा है, तथा कहीं पर लिखा है, अतएव कहीं पर लिखा है, अर्थात कहीं पर लिखा है, अर्थात कहीं पर लिखा है। तो इस सबका जवाब क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे इन सभी का जवाब क्या हो जाता है? याद रखेगा समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ध्यान रखेंगे। लिख रहा अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों? तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय है। और किस प्रकार का अव्यय है? तो याद रखेंगे अथवा जो है दोस्तों ये समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है दोस्तों? ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इसको ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है। ये रेखांकित शब्द भी क्या दोस्तों? अव्यय है। और लेकिन देखिए ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसको, इस वाले लेकिन को कहां करेंगे? इसको अव्यय में रखेंगे। और अव्यय में दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा? ये भी दोस्तों समुच्चय बोधक के ही अंतर्गत आएगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, किसके अंतर्गत आएगा? ये भी समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। इसका अवश्य ध्यान रखेंगे। तो अर्थात, अतएव उन सब के साथ इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आप समुच्चय बोधक में जब जाएंगे ना तो आपको मिलेगा एक वैरायटी, उसका उपभेद मिलता है। वहीं पर दोस्तों लेकिन मिलता है, लेकिन मिलता है। तो सर किंतु भी लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। इस तरह के जो शब्द आते हैं ना वो सब आ जाता है। कहीं पे पर लिखा होता है, कहीं पे लेकिन लिखा होता है, कहीं पे मगर लिखा आता है, कहीं पर बल्कि लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पर वरन लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, वरन लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो ये सारे शब्द भी क्या होते हैं दोस्तों? याद रखेंगे। इसको भी आप रखिएगा समुच्चय बोधक के अंतर्गत। ऐसा खाली और, अथवा, तथा, अतएव, अर्थात वही सब नहीं दोस्तों, ये भी समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। लोग नहीं जानते, लोग वही खाली कक्षा अच्छा पढ़ने में लगे हैं, ठीक है। कक्षा, फौज यही सब ढूंढेंगे और इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं रहता। भाई नहीं ध्यान रहता, इसीलिए बैच बनाया हूं, इसीलिए किताब लिखा गया है। आप आइए, परचेज कीजिए, पढ़िए ध्यान से, भाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा निम्न में अव्यय है। निम्न में अव्यय है दोस्तों, कौन सा अव्यय है ये बताना है। तो भारत तो होगा नहीं, श्याम भी नहीं होगा, दक्षिण भी नहीं होगा, ये आहा दोस्तों अव्यय होगा। मैंने कहा था चाहे आहा लिख दे, चाहे आहा लिख दे, आहा लिख दे, चाहे हे लिख दे, चाहे हो लिख दे, चाहे अरे लिख दे, ठीक है। ये सब दोस्तों किस में आता था दोस्तों? ये सब आपने पढ़ा था विस्मय बोधक में। किसमें पढ़ा था? विस्मय बोधक में पढ़ा था। तो विस्मय बोधक भी किसका प्रकार है? अव्यय का प्रकार है, ठीक है। तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, जिन अव्यय का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि से हो। तो हर्ष शोक प्रसन्नता दुख ये सब कहां आता दोस्तों? याद रखिएगा विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध समुच्चय, या विसर्ग बोधक नहीं होता दोस्तों, मतलब यही तो आपका सही जवाब हो जाएगा ना। तो विसर्ग बोधक नहीं होता है, बल्कि इसके स्थान पे क्या देना चाहिए? कौन सा छूट रहा है दोस्तों? क्रिया विशेषण ही है, संबंध बोधक है, समुच्चय ही है। यहां पर दोस्तों विस्मय बोधक होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
इसके जगह पर अगर विस्मय बोधक होता तब दोस्तों आपका उत्तर सही होता। ये वाला उत्तर तो आपसे क्या पूछा कि कौन सा असंगत है, तो याद रखेगा ये असंगत है, गलत है, ठीक है। प्लस स्टार लगा के दोस्तों निपात का नाम आप मत भूलिएगा, निपात कहीं भी जोड़ दिया जाता है वही निपात होता है, ठीक है। लिख रहा है इधर उधर जिधर, एक किस प्रकार का अव्यय है दोस्तों, ये बताइए दोस्तों। इधर उधर जिधर यहां वहां ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, और दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों जैसे अब देखिए सबका मायने अलग अलग है। आप एक काम करिएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं बताता हूं चुटकी में, जिसको नहीं याद है उसको भी याद हो जाएगा। देखिए स्थिति, मान लीजिए किसी कोई किताब या कोई कलम है, आपकी मोबाइल है, उसकी स्थिति के लिए आप क्या करते थे, मेरी मोबाइल कहां है, वहां है, तो क्या हो जाता दोस्तों वो स्थिति बोधक में चला जाएगा, यानी यहां पर तो जवाब नहीं होगा। कालवाचक दोस्तों समय को बताता है, ठीक है, और इसका समय से कोई लेना देना नहीं। स्थानवाचक किसी स्थान को बताता है, इसका स्थान से भी लेना देना। इसका किधर है दोस्तों, इधर से, कि रास्ता किधर है, इधर से भैया, इधर से, ठीक है, वो दिशा की तरफ इंगित कर रहा है दोस्तों, तो याद रखेगा ये दिशावाचक में आएगा। इधर उधर जिधर कहां आता है दोस्तों, ये दिशावाचक के अंतर्गत आता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों जो अलग अलग है स्थानवाचक, सर उसका उदाहरण दे दीजिए, तो आइए बैच में आइए, सब उदाहरण अगर यहीं पे मिल जाएगा आपको, तो भैया इतने मेहनत से जो पढ़ाया गया है, रोजी रोटी का सवाल है, समझिए कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, आइए पढ़ते रहिए स्टडी 91 चैनल पर, और इस तरह से चीजें मिलती रहेंगी। बाकी अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच में आते हैं तो कसम से ऑसम क्लास है, बस आ जाओ आप, ठीक है। किताबें भी दोस्तों आ चुकी हैं हमारी, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये हमारे पास किताबें हैं कुछ, मैं सैंपल के तौर पर आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये किताबें दोस्तों आप चाहें तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी वगैरह चाह रहे हैं दोस्तों, तो इसे आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी बहुत सारे विषय के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप स्टडी 91 पर पहले भी पढ़ चुके हैं। ये उसी का दोस्तों क्लास नोट्स है, ये भी आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। कोई दिक्कत तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाके क्लिक करके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दिया गया, वहां जाकर आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।